अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश का चुनाव अब अगले चरण की तरफ बढ़ रहा है। ये चरण बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही दिलचस्प और राजनीतिक रूप से बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। ये चरण है तीसरा। आप जानना चाहते होंगे कि ये तीसरा चरण कौन सा है। इसमें पश्चिम यूपी के भी कुछ जिले शामिल हैं, इसमें अवध क्षेत्र के भी कुछ जिले शामिल हैं और इसमें बुंदेलखंड का भी एक हिस्सा सम्मिलित है। हाथरस से लेके मैनपुरी एटा से होते हुए कानपुर देहात, कानपुर नगर जोड़ते हुए जालौन और झांसी तक जाने वाला एरिया, ये तीसरा पेज है। इसमें एक या दो नहीं बल्कि 16 जनपद हैं, 59 सीट्स हैं। क्या होगा? क्योंकि इस चरण की तीनों चरणों में सबसे सर्वाधिक सीटों वाला ये फेज है और बहुत ही चुनौतीपूर्ण है और यहाँ मुकाबला आमने सामने का है। आज हम इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश का चुनाव अब एक नए फेज पे पहुंच चुका है, अगले चरण की तरफ बढ़ रहा है। यह अगला चरण है तीसरा चरण। जैसा कि मैंने अभी प्रारंभ में बताया कि हाथरस से शुरू होता है, मैनपुरी एटा कासगंज होते हुए, फिरोजाबाद होते हुए, कानपुर देहात, औरैया कन्नौज होते हुए, कानपुर नगर और फिर ये जालौन, महोबा, हमीरपुर, झांसी और ललितपुर की तरफ जाता है। इस एरिया में चुनाव हैं। 2017 के चुनावों की तुलना करें तो 59 में से 49 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास रही हैं। 8 सीटों पर समाजवादी पार्टी और 2 पर अन्य। यानी इस क्षेत्र में 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सुनामी थी। ये कौन सा एरिया है? ये आलू बेल्ट का एरिया है। ये कौन सा एरिया है? ये यादव पट्टी कहा जाता है मीडिया वालों की भाषा में। ये कौन सा एरिया है? ये कानपुर और बुंदेलखंड का एरिया है, पिछड़ों का एरिया है। आम बोलचाल में राजनीतिक तौर पर ये बातें कही जाती हैं। तो आलू बेल्ट, अभी तक गन्ना बेल्ट में चुनाव था, अब आलू बेल्ट में चुनाव है। इस क्षेत्र में आलू एक बड़ा मुद्दा है। आलू हाथरस से शुरू होता है और कानपुर देहात तक आलू का क्षेत्र है। सर्वाधिक देश में आलू उत्पादन इसी क्षेत्र से होता है। पर अफसोस की बात है भाइयों बहनों कि किसी की भी सरकार रही हो उत्तर प्रदेश में, अगर उत्तर प्रदेश के किसानों की सर्वाधिक उपेक्षा किसी क्षेत्र में हुई है तो वो आलू के क्षेत्र में हुई है। आज भी हमारा आलू का किसान, उसका तय नहीं है कि उसको क्या मिलेगा। उसकी एमएसपी भी आज तक निर्धारित नहीं की किसी सरकार ने। सबसे जोखिम भरी अगर कोई फसल है, आलू है। कभी 2 रुपए किलो भी नहीं बिकता, सड़क पे फेंकना पड़ता है, कभी 100 रुपए किलो तक पहुंच जाता है। इस समय तो 800, 700, 800 रुपए प्रति क्विंटल की दर पे बिक रहा है। लेकिन आलू को लेकर किसी सरकार ने एक ठोस नीति नहीं बनाई। आलू के प्रसंस्करण को लेकर कभी राज्य सरकारों ने ध्यान नहीं दिया। और एक दो नहीं, गन्ना पर तो सबकी नजर है। गन्ना उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स के सेंटर स्टेज का हिस्सा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आलू उत्तर प्रदेश के राजनीतिक दलों के एजेंडे का हिस्सा ही नहीं है। यही हमारे किसान भाइयों की सबसे बड़ी पीड़ा है, सबसे बड़ा कष्ट है उनका इसी बात को लेकर। और मैं सहमत हूं इस बात से। क्या आलू आयोग का गठन नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। गन्ना शोध संस्थान की तरह आलू शोध संस्थान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। आलू के एक्सपोर्ट पे ध्यान दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए? दिया जाना चाहिए। अलग से इंस्टीट्यूट बने, फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स लगे। जब आप कहते हैं कि चिप्स भी बनेंगे, आलू को हम और भी पाउडर में इस्तेमाल करेंगे या वोदका बनाएंगे या आलू के दूसरे आइटम्स बनाएंगे, तो बनाइए, रोक कौन रहा है? इन किसानों को प्रशिक्षण दीजिए, इंटरनेशनल ट्रेनिंग दीजिए इनको, और यहां के किसानों को आत्मनिर्भर बनाइए। आलू उत्पादन में इस क्षेत्र का कोई जोड़ नहीं है बहनों भाइयों। आप अपने घरों में जब आलू काट कर खा रहे होते हैं या आपकी सब्जी में आलू हो रहा होता है, तब इस बेल्ट के किसानों की दिन रात की मेहनत, कड़कड़ाती ठंड, 0 डिग्री टेम्परेचर पर रात भर ही अपने खेतों की रखवाली करके हमारे आपके लिए वो आलू उपज करते हैं। तो इस क्षेत्र की समस्याओं पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए।
और मैं इस क्षेत्र के नागरिकों से भी अपील करता हूं, किसानों से भी अपील करता हूं, आलू को मुद्दा बनाइए। आलू 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 आलू। जिस दिन आप आलू को मुद्दा बनाने में कामयाब हुए, बहनों भाइयों, आपको गन्ने की तरह इसका रेट मिलेगा। आलू को गन्ना बना दीजिए। मैं अप्रिशिएट करता हूं पश्चिम उत्तर प्रदेश के अपने किसान भाइयों को, मैं सराहना करता हूं उनकी कि उन्होंने गन्ने को मुद्दा बना के रखा हुआ है। कब से? 80 के दशक से। उत्तर प्रदेश में सरकार किसी की भी हो, चुनाव कोई भी सा भी हो, पश्चिम उत्तर प्रदेश में गन्ना ही मुद्दा होता है। मैं सराहना करता हूं। पर क्या कारण है कि हमारे इधर के भाई बहन किसान, हाथरस से लेकर कानपुर तक के किसान, आलू को मुद्दा नहीं बना पाए? मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि जिस दिन आप आलू को मुद्दा बनाने में कामयाब हो गए, यकीन मानिए कि इस क्षेत्र की परेशानियां खत्म हो जाएंगी, इस क्षेत्र की गरीबी खत्म हो जाएगी, लोगों को रोजगार मिलेंगे। क्योंकि आलू इतना महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ है, इतना महत्वपूर्ण उपज है, बेशकीमती है, कैश क्रॉप है, नगदी फसल है। तो इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसलिए मैं इस चर्चा को बढ़ा रहा हूं, क्योंकि चुनाव है। अगर आप आलू को मुद्दा बनाएंगे तो यकीन मानिए बहनों भाइयों, आपकी भी तरक्की होगी, आने वाली नस्लों की भी तरक्की होगी और इस क्षेत्र का विकास भी होगा। कुछ बयान सुनिए आप। रविदास जी ने कहा है, मैं एक ऐसा राज्य चाहता हूं जिसमें सभी को अन्न मिले, हर कोई एक समान समरस होकर रहे। इसी सोच के साथ यूपी के करोड़ों लोगों को करीब करीब 2 साल से मुफ्त राशन दिया जा रहा है। जिन्होंने बुंदेलखंड की जनता को एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया है, उन लोगों को जवाब देने का अवसर आ गया है कि आप अपनी वोट की चोट से उनको इतना तरसाइए कि दशकों तक वे और उनकी आने वाली खानदान उत्तर प्रदेश की राजनीति से दूर चली जाए। कि जिन्हें कानून व्यवस्था हाथ में लेनी है, कानून को नहीं मानना है, वो समाजवादी पार्टी को वोट ना दें। जिन्हें गरीब पर अन्याय करना है, वो समाजवादी पार्टी को वोट ना दें। 2 चरणों का जो वोटिंग हुआ है, लेकिन रिजल्ट आएगा, आप देखना कि तस्वीर कुछ और होगी। सन 2007 की तरह यूपी के हर चरण में, यूपी में जो चुनाव कई चरण में हो रहा है, हर चरण में बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा और बीएसपी की पूर्ण बहुमत की सरकार जरूर बनेगी। तो आज की डिबेट बहुत ही दिलचस्प है। मैं सब चाहता हूं कि आप बहुत तसल्ली से ध्यानपूर्वक इसको सुनें, और आप अपनी राय देना चाहते हैं तो फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये शो लाइव है। आप कमेंट अपने नीचे भेजते रहें, हम कोशिश करेंगे जगह देने की। संजय चौधरी भारतीय जनता पार्टी से हैं, सतीश प्रकाश बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं, डॉक्टर उमाशंकर पांडे कांग्रेस से हैं, रोहित अग्रवाल मेरे साथ मौजूद हैं, ये गठबंधन राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के संयुक्त प्रवक्ता हैं, केपी मलिक उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने पत्रकार, और थोड़ी देर में मुझे बीरेन जी भी इस डिबेट में ज्वाइन करेंगे और कुछ मेहमान भी सम्मिलित होंगे। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का। तो संजय चौधरी जी, कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे करना चाहता हूँ, ये आलू बेल्ट है, पर मैं अभी जब डिबेट प्रारंभ कर रहा था तो मैंने इस क्षेत्र में काफ़ी जाने का अवसर रहा मिला, पर मैं अभी भी ये बात मानता हूँ कि आलू इस क्षेत्र के लोगों के लिए, राजनीतिक दलों के लिए कभी मुद्दा नहीं रहा है। अगर आलू को हम मुद्दा बनाने में, सेंटर स्टेज में लाने में कामयाब होते तो इस क्षेत्र की तस्वीर कुछ और होती। आपकी सरकार से बहुत अपेक्षित था, आपने किया क्या इस क्षेत्र के लिए? देखिए, आलू हो, गन्ना हो, गेहूं हो, कोई किसी भी फसल का अच्छा लाभ तभी मिल पाएगा जब उस प्रदेश के अंदर औद्योगिकरण होगा। उद्योग तब आएंगे जब कानून की व्यवस्था ठीक होगी, बिजली की व्यवस्था ठीक होगी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की संभावनाएं बहुत ज्यादा होंगी। तो मुझको लगता है कि जो औद्योगिकरण के लिए 3 बेसिक फैक्टर्स हैं, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बेहतरी के साथ काम किया है, और भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में भी 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है कि जो आलू जैसे फसल का न्यूनतम मूल्य सभी को मिले, इसके लिए हमने संकल्पबद्ध हुए हैं।
तो किसी भी स्टेट के लिए जो फसलें हैं उनका औद्योगिकीकरण, जब तक उद्योग नहीं लगेंगे तब तक फसल का वाजिब मूल्य आलू नहीं मिलेगा। का मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय क्यों नहीं करते आप लोग? क्या प्रॉब्लम? नहीं, हमने तो अपने संकल्प पत्र में रखा है कि 1000 करोड़ रुपए की धनराशि रखेंगे, जिसमें आलू का भी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसको करके और उसका मूल्य तय करेंगे और उसकी खरीद भी सरकार करने ये के करेंगे लिए ना आप, लेकिन आप 5 साल हुकूमत कर चुके हैं, आपने किया क्यों नहीं? नहीं, हमने एक वातावरण बनाया है। देखिए, राज्य का 5 काम साल में भाई व्यापार साहब करना नहीं वातावरण है। बनाओगे तो काम कब करोगे फिर? नहीं, मैंने कहा ना, राज्य का काम व्यापार करना नहीं है, जी। व्यापार करने के लिए स्थितियों का निर्माण करना है। और भारतीय जनता पार्टी ने उन स्थितियों का निर्माण किया है कि उत्तर प्रदेश में बाहर के लोग उद्योग लगाने के लिए आए, उत्तर प्रदेश का औद्योगिकरण हुआ। जब उद्योगों का विकास होगा तभी वास्तव में जो उद्योग के लिए जो बेसिक रॉ मटेरियल है वो फसलों से मिलेगा और उसी के बाद उन फसलों का वाजिब मूल्य मिलेगा। मुझे लगता है कि बेहतर बिजली, बेहतर कानून व्यवस्था और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश के नंबर 2 की हैसियत आज ये बताती है कि हमने उचित वातावरण को तैयार किया है और इस आधार पर इस बेल्ट का विकास हो सकेगा। 59 सीट्स आपके पास 49 हैं, 49। चुनौती बहुत बड़ी है और सब कुछ स्टेक पर आपका है। विपक्ष के पास यहां ज्यादा खोने के लिए नहीं है। देखिए, जिस बेल्ट में यह चुनाव हो रहा है उस बेल्ट में बुंदेलखंड भी है। बुंदेलखंड सबसे प्यासा था, सबसे उपेक्षित था, सबसे गरीब था। इस बुंदेलखंड की चिंता किसने की है? बुंदेलखंड की बेटियों की शादी इसलिए नहीं हो पाती थी कि पूरी जिंदगी उनको पानी भरने में लग जाया करता था। भारतीय जनता पार्टी ने प्यासे बुंदेलखंड की प्यास बुझाने के लिए हर घर नल पहुंचाया है। 40 साल पुरानी बाण सागर परियोजना को पूरा किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया है। केन और बेतवा लिंक के माध्यम से सिंचाई की पूरी परियोजना को लाकर भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। डिफेंस कॉरिडोर इस इलाके में बनाया है तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। तो ये 49 सीटें बचाने की चुनौती है आपके सामने, आपके पास क्या तरकीब है? मैंने कहा ना कि जो हमने विकास किया है, आप याद कीजिए, इस क्षेत्र के अंदर सेंग्रा एवोइन घुमा करते थे बाबू सिंह कुशवाहा, नसीमुद्दीन सिद्दीकी बसपा के शासनकाल में, रामगोपाल शिवपाल सपा के शासनकाल में। पैसा दो, हर काम कराओ, भ्रष्टाचार का यह क्षेत्र नमूना हुआ करता था। भारतीय जनता पार्टी ने प्रतिबद्धता के आधार पर भ्रष्टाचार के इन दलालों को समाप्त किया है और वास्तव में योजनाओं को जमीन तक पहुंचाया है। प्यासे बुंदेलखंड की प्यास बुझाई है और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति के साथ लोगों को बेहतरी का वातावरण बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। निश्चित रूप से इसी के आधार पर हम जीत हासिल करेंगे। मैं आपके मित्र रोहित अग्रवाल को आमंत्रित करता हूं। आजकल ये संयुक्त प्रवक्ता हो गए हैं, मतलब समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल। चूंकि सपा ने अब इन लोगों को ही कमान सौंप रखी है प्रवक्ता की, तो ये लोग ही आजकल सपा का विपक्ष रखते हैं। बहुत शुक्रिया रोहित, वक्त से पहले आपकी बारी आ जाती है आजकल। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में 8 सीटें सिर्फ आपके पास हैं और डिबेट के प्रारंभिक उद्बोधन में मैंने इस क्षेत्र की समस्याओं का जिक्र किया। पहले 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं, इस पे स्टेक बहुत बड़ी है आपके लिए, इसलिए बेहद ज़रूरी है क्योंकि आपकी पार्टी के जो मेन अलाई हैं समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव खुद इस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। तो आप पहले 2 चरणों में क्या देख रहे हैं और इस चरण में अपने लिए क्या संभावनाएं तलाशते हैं और बीजेपी के तर्कों का क्या जवाब है आप पे? ब्रिजेश जी, मैं पिछली बार आपकी डिबेट में कह के गया था कि पहले 2 चरणों में हमारी आंधी चल रही थी। मैं बड़ी विनम्रता से वो बात वापस लेता हूं। क्या? मैं पहले 2 चरणों में जो आंधी चल रही थी, जो पिछली डिबेट में आपसे बोल के गया था, वो मैं बड़ी विनम्रता से अपनी बात वापस लेता हूं। ब्रिजेश जी, असल में वो आंधी नहीं, सुनामी थी, सुनामी। और भारतीय जनता पार्टी का सूखड़ा साफ हो गया है पहले 2 चरणों में। और भारतीय जनता पार्टी ये जान चुकी है कि राष्ट्रीय लोकदल ने ऐसी चोट दी है, इनको ऐसी चोट दी है कि इनके ताबूत के अंदर आखिरी कील ठोकने का काम राष्ट्रीय लोकदल ने किया है पहले 2 चरणों से। और ये जो तीसरा चरण है ना, इसके अंदर तो इज्जत बचाना भी इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। ये किसके लिए? बीजेपी के लिए कह रहे हो? हाँ, बीजेपी के लिए। पहले 2 चरणों में तो 113 में से 90 तो हम जीत चुके हैं और वो आंकड़ा 100 तक पहुंच सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी को आंसू पोंछने के लिए 113 में 90 आपकी? हाँ, 113 में 90 तो हम जीत चुके हैं।
और 100 तक ये आंकड़ा पहुंच सकता है। ये जो हंसी आपको दिख रही है ना ब्रिजेश जी, ये सब बनावटी हंसियां हैं। ये कोई हंसी नहीं है, इनका दिल जानता है कि असलियत क्या है। और जो अब तीसरा चरण है, इसके अंदर तो इनको इज्जत बचाना मुश्किल हो जाएगा। एक सीट नहीं जीतेंगे, एक सीट। भारतीय जनता पार्टी ने जनता को सिर्फ रुलाने का काम किया है। मैं कई बार कह चुका हूं, ये हाईवे जाते हैं। आज रैली भी देखिए, मुख्यमंत्री जी हाईवे कर रहे थे, गांव की तरफ तो ये देखते ही नहीं है। रोड शो तो आदमी हाईवे पे ही करेगा ना, गांव में थोड़ी जाएगा रोड शो। हाँ, तो मैं कई बार ये भी बता चुका हूं आपको, मैंने 1 साल पहले बताया था, आप मेरा मजाक उड़ाते थे। मैं कुर्ता पहन के जाते हैं और कुर्ता फड़वा के वापस आते हैं। अब तो जनता की स्थिति है कि कुर्ता नहीं फाड़ रही, हड्डी तोड़ रही है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की। वो कहते हैं हम जाएंगे ही नहीं, हाईवे से नीचे उतरेंगे ही नहीं, वरना हड्डी टूट जाएगी हमारी। कानून व्यवस्था की बात करते हैं, स्थिति यह है कि इनके केंद्रीय मंत्री कहते हैं हमारे पे हमला हो गया। मतलब और कुछ है ही नहीं, सिर्फ नौटंकी रह गई है भारतीय जनता पार्टी के पास। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरीके से सूखड़ा साफ होने जा रहा है। 2017 में बड़ा डोमिनेंट रहा है, 59 आउट ऑफ मतलब 59 में से 49 सीटें थी, और आप जो क्लेम कर रहे हो उस क्लेम का इससे मैच नहीं हो रहा है, इसलिए थोड़ा सवाल बन रहा है। ब्रिजेश जी, मैं बता दूं, भाजपा के प्रवक्ता आपको बता नहीं पाए सही से, 2017 का इनके घोषणा पत्र के अंदर लिख रखा है इन्होंने कि आलू किसानों को एमएसपी देंगे, और 5 साल तक माहौल बना रहे थे, अभी बता रहे थे ये आपको। अब राष्ट्रीय लोकदल वातावरण विकसित कर रहे हैं। हाँ, राष्ट्रीय लोकदल ने अपने घोषणा पत्र में दिया है, आलू किसानों को भी पश्चिम उत्तर प्रदेश के जैसे गन्ना किसानों का विकास करवाया है हमने, आलू किसानों को भी एमएसपी घोषित करेंगे और एमएसपी दिलवाने का काम करेंगे। इनकी तरह 5 साल माहौल नहीं बनाएंगे, इनकी तरह 5 साल बीजेपी के नेता तो गाँव जा रहे हैं, आपको किसने कह दिया कि नहीं जा रहे हैं? क्या रुकिएगा संजय जी, रुकिएगा प्लीज। इन्होंने खुद मान लिया है कि गन्ना किसानों का विकास हो गया है। एक सेकंड संजय जी प्लीज, नो संजय जी, नो प्लीज संजय जी, नो प्लीज रुकिए प्लीज। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने की तरह नाच रहे हो, क्यों बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने की तरह नाच रहे हो? पहले राउंड में कोई किसी काम कर दिया होता तो ये स्थिति ना होती, सूखड़ा साफ ना होता आपका। स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी आज की डेट में जनता के बीच में जाने के लिए तरस रही है, और जनता के बीच में आती है तो जनता पूछती है, विधायक जी 5 साल तक कहां थे? अब वोट मांगने आए हो और 5 साल तक कहां थे? तब मुंह दिखाई क्यों नहीं करवाई थी अपनी? और अब आ गए हो। इस तरह नहीं चलेगी डिबेट, ऐसे डिबेट नहीं चलती। एक सेकंड, नो ऐसे डिबेट नहीं चलती। मैं सतीश प्रकाश जी तो पिछले 5 साल से, धन्यवाद, 5 साल से जनता के बीच में थे। धन्यवाद। और हाथरस के अंदर उनके ऊपर लठ चलवाने का काम आपने किया था, जिसका जवाब जनता आपको दे रही है। पर्सनल मत होइए, दोनों को रोकिए, सीधे सतीश प्रकाश जी को लाइए, बहुजन समाज पार्टी के सीनियर लीडर और प्रवक्ता हैं। सतीश जी, बहुत शुक्रिया आपका। ये दोनों आपस में गेम लॉक किए हुए हैं क्या? जी नहीं, जनता देखती है, जनता सब जानती है। देखिए ब्रजेश जी, जिस क्षेत्र के और ये तीसरे चरण चुनाव होने वाला है, ये मिक्स आबादी है। पश्चिम उत्तर प्रदेश का भी कुछ बड़ा हिस्सा आएगा, आपको अवध का भी इलाका दिखाई देगा, और आपको कहीं ना कहीं बुंदेलखंड भी दिखाई देगा जी। अगर ये हाथरस के इलाके के अगर चुनाव होगा तो निश्चित रूप से हाथरस की बेटी का जो दर्द है, जो उसके साथ जिस तरह की जाति रेप सिस्टम ने किया, लेकिन कहीं ना कहीं द्वारा सरकार ने उसके साथ जिस तरह का इंजस्टिस किया, ये भी एक मुद्दा रहेगा। और अगर ये कानपुर की तरफ चुनाव बढ़े तो कानपुर के लोग कहीं ना कहीं उनके मन में ये जिज्ञासा रहेगी कि जो मनीष गुप्ता गोरखपुर में बीजेपी का विकास देखने गए थे, किस तरीके से उनकी हत्या हुई, उनकी डेथ हुई, कहीं ना कहीं कानपुर के अंदर आई। और उसी कानपुर के अंदर विकास दुबे भी एक मुद्दा, इसमें कहीं कोई दौड़ नहीं है। अगर वो विकास दुबे मुद्दा नहीं, मुझे लगता है खुशी दुबे मुद्दा होती, वहां खुशी दुबे भी है जी। सुनिए खुशी दुबे, सुनिए, मैं यही कह रहा हूं, मेरी अगर 20 महीने से एक बेटी, एक नाबालिग बेटी, एक गरीब की बेटी अगर जेल के अंदर है, वो जेल के अंदर रहेगी, लेकिन आशीष मिश्रा की 4 महीने के अंदर कहीं ना कहीं जांच हो जाती है, ये भी एक मुद्दा रहेगा। रही बुंदेलखंड की बात, बहुजन समाज पार्टी का ये मानना है कि कहीं ना कहीं बुंदेलखंड की जो स्थितियां हैं उसके साथ न्याय नहीं हुआ है। बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार रही तो तब केंद्रीय सरकार के साथ बहुजन समाज पार्टी ने बार बार ये अपील करी बुंदेलखंड को के लिए एक अलग से आर्थिक पैकेज हो। हम ये उम्मीद करते थे कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। आज लखनऊ में बहन जी की रैली थी, मैंने सुना उनका 34 मिनट का भाषण, भारत समाचार पर हमने उसका लाइव प्रसारण भी किया और मैंने सुना। आज बहुत दिनों के बाद मैंने उनको थोड़ा आक्रामक देखा, तो क्या बीएसपी अभी तक जो साइलेंट थी वो अपनी शैली बदलने को तैयार है? नहीं,
देखिए ब्रजेश जी सुनिए, सिर्फ चुनावी चर्चा का हिस्सा बनने के लिए आप पाकिस्तान की चर्चा करा दो, आप तालिबान की चर्चा करा दो, आप जिन्ना की चर्चा करा दो, इस तरह की राजनीति बहुजन समाज पार्टी नहीं करती। बहुजन समाज पार्टी को यह मालूम है कि बुंदेलखंड के साथ जिस तरह का दोहरा व्यवहार इस भारत की उत्तर प्रदेश की राजनीति में हुआ है, बहुजन समाज पार्टी ये कहती है कि उत्तर प्रदेश को 4 हिस्सों में जब तक नहीं बांटा जाएगा तब तक कहीं ना कहीं जो विकास की मुख्य धारा में से बुंदेलखंड को दूर रखा जाएगा। इसलिए बहुजन समाज पार्टी ने जब सरकार रही तो बाकायदा विधानसभा से ये प्रस्ताव पास करा करके केंद्र सरकार की ओर भेजा। आज भी उसका मांग ये है कि बुंदेलखंड को जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक उत्तर प्रदेश को 4 हिस्सों में न बांटा जाए। एक चीज मैं आपको कहूंगा कि अगर आलू की चर्चा हुई है, ये सच है कि गन्ना किसान, जो पश्चिम का गन्ना किसान है, गन्ने के ऊपर चर्चा करते हैं, लेकिन आलू के ऊपर हम चर्चा नहीं करते। एक चीज को देख करके मुझे दुर्भाग्य आता है, इस बार कहीं ना कहीं आलू किसान सबसे ज्यादा पीड़ित है। आप देखिएगा कि आज की डिबेट के बाद आलू मुद्दा बनेगा, आलू और आलू यही मुद्दा रहेगा। सर दलित राजनीति में दलितों की जो स्थिति है, सब्जियों में आलू की स्थिति वही है। जब आपको जरूरत पड़ेगी, आप कहां सब्जी में भी जातिवाद तलाश रहे हो? कोई कीमत नहीं है। लेकिन एक बात आपको मैं जरूर बताऊंगा ब्रजेश जी कि देखिए आलू किसान कहां से मारा गया। इस बार जब बारिश भी हुई और बाकायदा आलू की फसल 1 महीना लेट है, और 1 महीने से पहले लोग आलू इसलिए नहीं लगा पा रहे थे कि आलू के लिए डाई एक बड़ा महत्वपूर्ण है, वो बुआई के समय ही जाया है। लोग उत्तर प्रदेश के तमाम आलू उत्पादक किसान मांग करते रहे केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से कि कहीं ना कहीं उनको डाई की व्यवस्था किया जाए। ये होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका सतीश प्रकाश जी। मैं डिबेट को थोड़ा आगे बढ़ाता हूं। मेरे साथ कांग्रेस से डॉक्टर उमाशंकर पांडे इस वक्त मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका सतीश जी। उमाशंकर जी, आज कानपुर में इस क्षेत्र में प्रियंका गांधी रोड शो कर रही हैं, लोगों से मिल रही हैं। इस क्षेत्र के मुद्दे क्या हैं? क्या हाथरस मुद्दा है? क्या खुशी दुबे मुद्दा है? क्या संजीत यादव मुद्दा है? क्या मनीष गुप्ता मुद्दा है? या आलू मुद्दा है इस क्षेत्र के लिए? क्योंकि आपके पास भी कोई बहुत स्टेक नहीं है इस क्षेत्र में। देखिए ब्रजेश जी, निश्चित रूप से आप समझिए कि कांग्रेस पार्टी का तो पूरे प्रदेश में स्टेक है। हम जब कांग्रेस के द्वारा वही 33 साल 222 दिन में किए गए कार्यों की का महाग्रंथ लेके बैठते हैं तो 2-3 दिन लग जाएंगे। आलू की बात आप कर रहे हैं तो मैं आलू की ही बात कर दूं। पहला केंद्रीय आलू शोध संस्थान 1949 में कांग्रेस पार्टी के समय में शिमला में बना था और 7 उसके क्षेत्रीय कार्यालय बनाए गए थे, जिसमें मेरठ का केंद्रीय आलू शोध संस्थान वो कांग्रेस पार्टी ने 1961 में बनाया था। एक बात, कानपुर में चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कांग्रेस पार्टी ने बनाया था। और इसके अलावा पूरी एक लिस्ट है। बरेली में केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, झांसी में भारतीय चारागाह एवं वो मैं सब समझ गया। आप जो पुरानी लिस्ट लाए हो, मुझे ये बताओ इधर के मुद्दे क्या हैं? तो ये विकास का, और विश्वविद्यालय भी रोहेलखंड विश्वविद्यालय हम ही ने तो बनाया था। ये क्यों खुशी दुबे को बीच में ला रहे हैं सतीश? सुन लीजिए, मैं वहां आ रहा हूं। और कानपुर का मेडिकल कॉलेज हम ही ने बनाया था, GSBM मेडिकल कॉलेज, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज हम ही ने बनाया था। अब आप आ जाइए खुशी दुबे पर। ये जो क्षेत्र है असल में ये भारतीय जनता पार्टी के अत्याचारों का असली क्षेत्र है, जहां पर हाथरस की बेटी दलितों के ऊपर अत्याचार का साक्षात प्रमाण बना पूरे विश्व में। वहीं पर कानपुर ब्राह्मणों के प्रति योगी जी की मानसिकता का साक्षात प्रमाण बना कि कैसे 16 साल के बच्चे को कोर्ट नहीं जाने दिया गया, उसको ठोक दिया गया। कैसे खुशी दुबे को 1.5 साल से बगैर किसी चार्जशीट के उसको जेल में ठोक दिया गया है। कैसे संजीत यादव को पुलिस ने बिचौलिए की भूमिका निभाते हुए ठोक दिया। कैसे मोदी जी के रिप्रेजेंटेटिव IPS अधिकारी मणिलाल पाटीदार ने इंद्रकांत त्रिपाठी को ठोक दिया। यानी कि ब्राह्मणों को ठोका, दलितों को ठोका, और मुस्लिम तो पूरा उत्तर प्रदेश जानता ही है, पूरा देश इनकी कहानी को जानता है, छोड़ा इन्होंने किसी को नहीं है। तो ये जो जातिवादी मानसिकता से घिरे हुए हैं उत्तर प्रदेश के मुखिया और नरेंद्र मोदी। क्या ये मुद्दा बनेगा उमाशंकर जी जो आप बता रहे हैं? अगर ये मुद्दा नहीं होता ब्रजेश जी तो इनकी बौखलाहट, योगी जी की केवल भाषा शैली देख लीजिए। क्या किसी गली कूचे के
अनपढ़ टाइप के वो जो होते नहीं अजीब लोग, वो जो पिस्टल उस्टल अवैध खोज चीफ लेते, मिनिस्टर के लिए थोड़ा उस अच्छे टाइप- ऐसे बातें मत अरे करिए। उनकी भाषा तो देख लीजिए, ठीक सुनवा है, पर दीजिए। आप अपने आप क्यों हम नहीं, हम कुछ उनके लिए थोड़ा ही कह रहे हैं। अरे वो घर से वो भाग आए, मैंने कुछ कहा? नरेंद्र मोदी जी घर छोड़ के भाग आए, दोबारा लौट के नहीं। ये घर से भागने वाले कौन बच्चे होते हैं? वो उत्तर प्रदेश की जनता समझती है। हमने कभी टिप्पणी की? कभी टिप्पणी नहीं की। हाँ, इन्होंने विदेश में जाके कहा। अच्छा ये बताओ, इस क्षेत्र में आपके पास क्या है? कुछ भी तो नहीं है। कैसे, मतलब क्या होगा आपका? इस प्रदेश के लिए प्रियंका गांधी जी ने सड़कों पर उतर के जो संघर्ष किया है, सभी के लिए, किसी जाति और धर्म की बात पर एक कांग्रेस चीज के लिए करती मैं इन नहीं। लोगों को अप्रिशिएट करता हूं, कांग्रेसियों को, कॉन्फिडेंस इनके अंदर गजब है। नहीं, डीएनए हमारा इस देश का कॉन्फिडेंस है। डीएनए कांग्रेस अब का मैं DNA पूछ रहा हूं कि देश आपके का पास DNA क्या है, उस पर कोई जवाब नहीं। नहीं, कांग्रेस ने, अच्छा तो अजय कपूर क्या चुनाव नहीं जीत रहे हैं? सोहेल अख्तर अंसारी चुनाव नहीं जीत यही रहे हैं? बोलो ना। करिश्मा ठाकुर चुनाव नहीं जीत रही हैं क्या? ये सब जीते हुए कैंडिडेट हैं, ये सब चुनाव जीत कर आ रहे हैं। और इसमें ये आरती वाजपेयी जी, पिछली बार सपा को हराया नहीं उन्होंने उपचुनाव में, इस बार फुल फ्लेश्ड जीत के आएंगी आरती वाजपेयी जी। ओके, बहुत शुक्रिया आपका। मैं केपी मलिक साहब को आमंत्रित करता हूं। बहुत शुक्रिया आपका मलिक साहब, काफ़ी दिनों के बाद आपसे आमना सामना हो रहा है। 2 चरण निकल गए हैं, तीसरे चरण की तरफ बढ़ रहे हैं। रोहित अग्रवाल की बातें सुन के तो मुझे थोड़ा सा पहले असमंजस हुआ, फिर कुछ कन्फ्यूजन हुआ, लेकिन फिर इन्होंने जो बाद में मिसाइल दागी वो बड़ी चौंकाने वाली थी। अब आप जरा सा विश्लेषण करिए दोनों चरणों का, और तीसरा जहां पर चुनाव होने जा रहा है, क्या तस्वीर उभर रही है? देखिए ब्रजेश जी, एक तो मुझे चिंता हो गई थी जब अग्रवाल जी ने माफ़ी मांगी पहले 2 चरणों के लिए, जो आपको शंका हुई थी वो मुझे भी हो गई थी। लेकिन ये बाद में जो इन्होंने बताया कि भाई 113 पे जो चुनाव मतदान हुआ है उसमें से ये 100 और 110 ले रहे हैं, मुझे चिंता इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी तो पहले ही 300 प्लस ले रही है, और उस हिसाब से ये जो है 350 प्लस ले रहे हैं, तो ये सीटें आएंगी कहाँ से? कांग्रेस के भाई साहब भी हैं, वो भी कुछ लेंगे, बसपा को भी कुछ जाएंगी, तो ये 10 मार्च तक तो ये हमें देखना और सुनना पड़ेगा जी। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं ये कहता हूँ ब्रजेश जी, कि जिस प्रकार से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ है पहले फेज में, मुझे लगता है कि उससे कहीं ज़्यादा दूसरे में हुआ है, और उससे भी ज़्यादा तीसरे में होने की संभावना है। उसके कई सारे कारण हैं। पहली बात तो मैं ये जानना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार इतने अच्छे अच्छे फैसले कैसे ले रहे हैं कि वो कोर्ट को मैनेज नहीं कर पाए, और अजय टैनी के बेटे आशीष टैनी रिहा होते हैं उसी दिन, हालांकि थोड़ी देर हो जाती है, और बाद में उनको एसयूवी से जेल से निकाला जाता है, और उनको मतदान से पहले जो है प्लांट किया जा रहा है, वो खीरी में चले जाएंगे और वहाँ देखेंगे। तो ये क्या मैनेजमेंट भारतीय जनता पार्टी का है? ये लोगों की समझ से बाहर है। क्या भारतीय जनता पार्टी इतनी मदमस्त है कि उसको कोई चिंता नहीं है? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने आपके यहाँ कहा कि वो तो सिर्फ विकास कार्य की बात कर रहे हैं, और विकास कार्य तो यूपी में इतने हुए कि उस पर भारतीय जनता पार्टी जीत के आ ही रही है। इसीलिए इन्होंने अपने जो पुराने मंत्री हैं, विधायक हैं, उनके टिकट भी शायद चेंज नहीं किए। अभी ब्रजेश जी आपको याद होगा, जो बहुत कद्दावर नेता है भारतीय जनता पार्टी के, गन्ना मंत्री हैं, 1.5 लाख करोड़ का उन्होंने पिछले दिनों भुगतान किया है गन्ना का, गदगद है गन्ना किसान, और उन्होंने जो है एप्लीकेशन दी है डीएम को कि मेरे 40 पोलिंग बूथ जो हैं वो हाईजैक कर लिए गए, उन पर जो है बूथ कैप्चरिंग हुई है। ये हास्यास्पद बात है। देखिए आप कि इतने कद्दावर नेता, इतने बड़े मंत्री, उनके पास भी कुछ मुकदमे हैं, उनकी छवि भी कितनी दबंग की है अपने क्षेत्र में, उसके बावजूद वो इस तरह की चीज़ें दे रहे हैं, और डीएम उसको स्वीकार करे तो मरे और ना करे तो मरे। अगर वो स्वीकार कर लेती है डीएम, तो फिर तो ये हो जाएगा कि डीएम कहीं ना कहीं प्रबंधन चुनाव का बढ़िया नहीं कर पाई, तो उनको सस्पेंड होना पड़ेगा। तो ये असमंजस की स्थिति यहाँ बनी हुई है। तो लिहाजा इसमें मैं साफ कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति इतनी खराब है, वो अगले जो 2 चरण होंगे, चौथा और 5वां, कैसे उसको संभाल पाएगी, क्या करेगी, ये भी हमें अब हम तीसरे चरण की तरफ चलते हैं केपी मलिक साहब। तीसरे चरण में हाथरस है, तीसरे चरण में कानपुर है, तीसरे चरण में खुशी दुबे है, तीसरे चरण में संजीत यादव हैं, इंद्रकांत त्रिपाठी हैं और मनीष गुप्ता हैं। क्या ये कोई मुद्दा बनेगा, या वो मुद्दा जिसका जिक्र संजय चौधरी कर रहे थे, विकास का,
औद्योगिक वातावरण विकसित करने का, बेहतरीन कानून व्यवस्था देने का? देखिए ब्रजेश जी, अगर आप देखें, आपको याद होगा एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था, बिजनेस मीट लखनऊ में हुआ था। आप बहुत बारीकी से नज़र लखनऊ में रहते हैं, मैं तो दूर दिल्ली में रहता हूँ। कितने उद्योग उत्तर प्रदेश में आए और कितने उद्योग आज चल रहे हैं, कितने रोजगार उत्तर प्रदेश के लोगों को मिले, वो सब मुद्दे इस चुनाव में मुद्दे बनेंगे और उस पर भारतीय जनता पार्टी को लाभ भी होगा, ये तो आप भी जान रहे हैं शायद। मुझे हालांकि इस पर कम विश्वास है कि इस विकास के मुद्दे पे और उद्योगों के मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी को कुछ वोट मिलेंगे, शायद कटेंगे ज़्यादा। आपने जिस प्रकार देखा कि युवा बेरोजगार जिस तरह से लखनऊ में उसने लाठी खाई है, और पिछले दिनों जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का युवा है, एक तो वो बेरोजगार है और ऊपर से खासकर किसानों के युवाओं को जिस तरह से आपने वो बातें बताई कि कौन सी चीजें हैं, कर देंगे, कौन से रीजन हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए नकारात्मक हैं। अब मैं आपसे समझना चाहता हूं कि कुछ ऐसा भी पॉइंट है जहां पे बीजेपी को कोई सकारात्मकता या बीजेपी के लिए कुछ प्लस है इस क्षेत्र में? देखिए, इस क्षेत्र में मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी के साथ कुछ सकारात्मक होगा। भारतीय जनता पार्टी और उनके जो एक हिसाब से कहें समर्थक हैं या वोटर हैं, उनका मानना ये है कि योगी जी के टाइम में थोड़ी सी कानून व्यवस्था अच्छी रही है, और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आती है, अखिलेश की सरकार बनती है, तो कानून व्यवस्था शायद इतनी अच्छी नहीं होगी। इस तरह का संशय कई लोगों ने जताया है। अच्छा, इस क्षेत्र में वीआईपी भी बहुत चुनाव लड़ रहे हैं, जैसे अखिलेश यादव खुद लड़ रहे हैं, शिवपाल यादव लड़ रहे हैं, सतीश महाना भी इस क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये रामवीर उपाध्याय भी हैं। तो दिग्गजों के संघर्ष को आप कहाँ तक देखते हो? क्या एसपी बघेल को करहल में उतारने के पीछे क्या मंशा है, और फीडबैक क्या है करहल से आपके पास? देखिए, मेरे पास जो रिपोर्ट है, एसपी बघेल की कुछ शिकायतें हुई हैं जो आ नहीं पाई हैं, उन्होंने कुछ, उनका जाति का विवाद भी चल रहा है। और दूसरा क्या है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अखिलेश यादव से बहुत ज़्यादा खतरा महसूस कर रही है, इसलिए उन्होंने पिछड़ा और दलित कार्ड खेला है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसमें सफल हो पाएगी, मुझे थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि इसमें आप देखेंगे पिछले दिनों से अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की एक मैच्योर पॉलिटिशियन की जो छवि है वो लोगों में बनी है। जिस प्रकार से अखिलेश यादव ने रणनीति बनाई है, उससे कहीं ना कहीं उनका कद बहुत ऊंचा बढ़ा है। उसमें कई सारे कारण आप देखेंगे, जिस तरह से उन्होंने परिवार के लोगों को दूर रखा है, जिस तरह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से आने वाले लोगों को एक एक करके ज्वाइन कराई, तो कहीं ना कहीं उनकी ये जो रणनीति है, भारतीय जनता पार्टी उससे बहुत दबाव में है। एक ब्रजेश जी, आप और भी मानेंगे कि जिस प्रकार से अखिलेश यादव ने मंत्रियों और तमाम विधायकों की ज्वाइन कराई थी, उससे भारतीय जनता पार्टी के उन पुराने मंत्रियों और विधायकों को फायदा हो गया जिनका टिकट भारतीय जनता पार्टी काटने जा रही थी। तो इस तरह की चीजों से भारतीय जनता पार्टी को कहीं धन्यवाद मलिक साहब। मैं डिबेट को आगे बढ़ाता हूं। बहनों भाइयों, कू ऐप पर हमने आज के मसले को लेकर एक प्रश्न पूछा। प्रश्न यह है कि तीसरे चरण में किसने क्या तैयारी की है और बाजी कौन मारेगा? तो आकाश दुबे लिखते हैं पब्लिक ओपिनियन में कि स्पष्ट रूप से कह पाना मुश्किल है कि बाजी कौन मारेगा, जिसका विकास बोलेगा बाजी वही मारेगा। तो कपिल सिंह लिखते हैं कि तीसरे चरण के लिए पार्टियों के साथ जनता ने भी तैयारी कर ली है। और विवेक शर्मा लिखते हैं कि सभी दलों ने तैयारी की है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस घातक हो सकता है। रोहित शायद ये आपके लिए लिख रहे हैं। नहीं ब्रजेश जी, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। जनता के प्रति जो हमारा प्यार है और जनता जो हमें प्यार दे रही है, असल में आपने जो पहली गुगली मारी वो मैं और मलिक साहब थोड़ा कंफ्यूज हो गए। नहीं, गुगली नहीं है ब्रजेश जी, असल में मुझसे गलती हो गई, मैं आंधी समझ रहा था उसे, वो सुनामी थी। आप माफी मांगने लगे तो मुझे लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि आज ही बीजेपी वगैरह ज्वाइन कर ली। अब अगर मैं उसको सुनामी को आंधी बताऊंगा तो माफी तो मांगनी चाहिए मुझे। तो सुनामी थी तो वो मैं अच्छा एक सेकंड रुके, डिबेट उसी क्रम में फिर से आगे बढ़ाएंगे। मैं संजय चौधरी को आमंत्रित करता हूं। संजय चौधरी जी, आपने अभी अपोजिशन की भी बात सुनी और हमारे एक्सपर्ट की बात सुनी। आपके ऊपर रोहित अग्रवाल और उमा शंकर पांडे ने बड़े गंभीर आक्षेप लगाए हैं, विशेष तौर पर जाति के आधार पर उत्पीड़न के। देखिए, विपक्षी दल है, आरोप लगाएंगे, मैं सिलसिलेवार ढंग से इनका जवाब देना चाहूंगा। मैं नहीं लूंगा। देखिए, सपा और लोकदल के प्रवक्ता ने खुद माना कि गन्ने के किसानों का विकास हुआ है, उन्होंने स्वीकार किया, आपकी चैनल पर स्वीकार किया,
मुझे लगता है रिवाइंड अरे करेंगे भैया, तो वो आप देख आपने पाएंगे। विकास एक नहीं सेकंड, किया, वन बाय हमने वन विकास किया आप महाराज। क्लैरिफिकेशन अपने में दे देना उनको। दूसरी बात, मैं कह रहा हूं कि आपके नेता बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप बताइए, लोकदल के नेता ने आज कहां भाषण दिया? जनता के बीच में आज कहां थे? गायब थे। साहिबाबाद, अरे सुन लो भैया, तीसरी बात इनको अरे याद झूठ दिला मत रहे हैं। बोलो भाई, एक साहिबाबाद सेकंड में रुक थे जाओ। जयंत चौधरी। रुक जाओ। तीसरी बात याद दिला रहे हैं। अरे हाँ। सुनो तो मेरे भाई, कांग्रेस बात कर रही है। कांग्रेस में आज ही उत्तर भारतीयों के लिए चन्नी साहब ने प्रियंका गांधी की उपस्थिति में क्या कहा है, यह उत्तर प्रदेश की जनता भी जान रही है, यहां का वोटर भी जानना है और कांग्रेस के लोग भी जान रहे हैं। तो उनकी क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है। इतने बड़े चुनाव में राहुल और प्रियंका का ना आना बताता है कि कांग्रेस की हालत तो प्रियंका कैसी तो है। घूम रही हैं। मैंने कहा ना कि राहुल और सोनिया दोनों धुएं में उड़ रहे अच्छा, हैं। राहुल सोनिया। धुआं बढ़ा लिया है लगता है एक भाजपा सेकंड। वालों ने। उत्तर प्रदेश धुआं बढ़ा लिया, चुनाव इनको हो, दिखाई नहीं दे नो, रहा। नो, और प्लीज। राहुल और सोनिया दोनों गायब हो जाएं तो अच्छा, ये सोचिए कि खुशी वहां दुबे वाले क्या हो? प्रकरण पर धुआं जवाब कम चाहते रखिए, हैं। कम धुआं उड़ा खुशी दिया दुबे है। और हाथरस पर जवाब। एक प्रकरण पर जवाब देंगे। मलिक साहब को विकास नहीं नजर आता है। मलिक साहब को प्यासे बुंदेलखंड की प्यास बुझानी नहीं याद आती है। मलिक साहब को यह नहीं दिखता कि डिफेंस कॉरिडोर बनकर अरे मलिक रोजगार साहब के किसी अवसर पार्टी के लग रहे प्रवक्ता हैं। No, नहीं है please, भाई, no, उनको no, क्यों गलत, टारगेट सुनिए करते तो, हैं? मैंने जो कहा है मलिक साहब ने, उसका जवाब सुनना पड़ेगा और इसका जवाब जनता भी 10 तारीख को देगी। मलिक साहब भी बैठेंगे, हम भी बैठेंगे, आप भी बैठेंगे, जवाब सबके सामने आएगा। ऐसे आधार पर मैं तो अभी जसवंत नगर भी होकर आया हूं नहीं और थार है, जसवंत बिल्कुल नगर हम में आपकी बात शिवपाल सुन रहे सिंह यादव जाकर नहीं तो कर थार और दस्तक चढ़ा दे रहे देंगे हैं। लोग। करहल में शिवपाल भी घूम रहे हैं, रामगोपाल भी घूम रहे हैं, डिंपल भी घूम रही है, अक्षय यादव भी घूम रहे हैं। ये दरवाजे दस्तक दे रहे हैं। ये बताते हैं कि समाजवादी अरे पार्टी ये भी और तो ठीक है, बताओ, खुशी ऐसे दुबे, बघेल मैं तुमको नहीं रुक पा रहा रहा है। जमानी खुशी हकीकत दुबे, क्या है? खुशी दुबे। देखिए, खुशी दुबे के मामले में अगर ये बहुत बात करते हैं तो खुशी दुबे के मामले में कोर्ट जा सकते थे, लेकिन कोर्ट गए जाएंगे हैं। नहीं, न्याय गए का हम दरवाजा लड़ रहे हैं। खटखटाएंगे नहीं, बातें करेंगे नहीं और केवल उसका राजनीतिक लाभ लेंगे, केवल राजनीतिक रूप से लोगों का इस्तेमाल करेंगे। इंद्रकांत तिवारी। लेकिन कांग्रेस उनकी पार्टी- समस्याओं एक सेकंड का रुको ना। समाधान नहीं करेंगे। उनसे सब पूछने देंगे पता मुझे। है। इंद्रकांत त्रिपाठी। मैंने कहा ना कि जिनके खिलाफ जो भी कार्रवाई, भाई कार्रवाई कैसे होगी? कार्रवाई न्याय के आधार पर होगी, क्रिकेट कोर्ट के खेल के, आधार पर क्रिकेट होगी, खेल के। कोर्ट नो उनको दंड नो देगा। रनिंग कमेंट्री प्लीज। यस, संजय जिसने जी भी गो। जहां भी जो भी अपराध किया है उसका दंड तो वही मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी अपनी विकास की यात्रा के आधार पर बुंदेलखंड के सूखों को, प्यास को तृप्त करने के आधार पर, लोगों की व्यवस्था को बनाने के आधार पर, महिलाओं की सुरक्षा के आधार पर आप कुछ और तर्क जात- प्रस्तुत करिए कि इस तर्क के आधार पर विपक्षियों के आरोप गलत हैं। आप तर्क प्रस्तुत करें। टेलीप्रॉम्प्टर सामने वही बोलेंगे। मैं तो कह रहा हूं ना, जब ऐसा है, जब कूड़ा बहुत बड़ा होता है तो एक बाल्टी कूड़ा कूड़े घर में डाल दे तो वो पता नहीं चलता है। यही हाल समाजवादी पार्टी और बसपा के दौर में थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के समय में एक छोटा सा भी अगर कागज फाड़ के डाल देंगे तो वो दिखाई देता है। केवल चंद घटनाएं गिनाई जा सकती हैं, लेकिन सार्वजनिक स्थिति ठीक है, लोगों में सुरक्षा का माहौल है और इसी आधार पर आप बताइए उत्तर प्रदेश में मतलब हाथरस की घटना छोटी है, खुशी दुबे छोटी है, इंद्रकांत त्रिपाठी छोटा है, संजीत यादव छोटा है, मनीष गुप्ता छोटा है मामला। हाँ, क्यों? वो गैर योगी जी हर की दिन जाति एक के दंगा नहीं क्या है ना। छोटा है? हर दिन एक दंगा होना छोटा है? लोगों के साथ दुर्व्यवस्था क्या छोटी है? जाति के आधार पर विकास क्या छोटा है? पैसा लेकर नौकरियां देनी क्या छोटी है? लोगों की व्यवस्था न करना क्या नौकरी छोटी दोगे ही बात है? नहीं तो नो एक आप सेकंड, बताइए ना, हाँ बोलिए कंटिन्यू। आप बताइए, ये छोटी चीजें हैं। हमने उत्तर प्रदेश के हर गांव तक बिजली पहुंचाई है। हम बुंदेलखंड में नल से पानी पहुंचा रहे हैं। हम बाण सागर परियोजना को पूरा करते हैं। बुंदेलखंड ओके, ऑलराइट, थैंक यू संजय जी, थैंक यू। अब मैं रोहित अग्रवाल को आमंत्रित करता हूं। थैंक यू। देखिए, इनके मुताबिक तो उत्तर प्रदेश को इन्होंने विकसित राज्य बना दिया है, कानून व्यवस्था बेहतरीन है। अब आप बताओ। नहीं ब्रजेश जी, समस्या तो ये भारतीय जनता पार्टी ने इतना विकास किया कि जनता इनको लठ लेके दौड़ा रही है। अब ये इनको समझ में नहीं आ रहा कि जो विकास किया है अब ये लठ का क्या करें।
ये लठ लेके इनके पीछे जनता दौड़ रही है और इनका आप विकास ऐसी इनको भाषा दिखा में ऐसा रही क्यों है। बोलते हो? इनको ले जाके दिखा रही है कि देखो ये नो नो विकास प्लीज है संजय जी, हमारा। नो प्लीज। अब मैं आपको बताऊं, ये कहते हैं हमने नो संजय जी, नो, नॉट अलाउड। केवल रोहित को बोलने दीजिए। रोहित, 10 को आप रोहित, रोहित पैनल गोयल। पे दिखोगे नहीं। थैंक यू, कई थैंक बार यू। देख चुके सिर्फ हैं रोहित, हम। हाँ। भाजपा वाले गायब हो जाते हैं, भाजपा वाले भगौड़े हैं, वो दिखेंगे नहीं 10 तारीख को पैनल पे, हमें पता है। अच्छा ब्रिजेश जी, मैं आपको बता दूं, अब ब्रिजेश जी क्या इनका जवाब देना, ओके। जाते जाते व्यक्ति का क्या जवाब देना। ब्रिजेश जी देखिए, स्थिति ये है, पश्चिम उत्तर प्रदेश से हमने जो सुनामी चलाई है, जो माननीय जयंत चौधरी जी ने सुनामी चलाई है, अब वो सुनामी रुकने वाली नहीं है। पहले और दूसरे चरण में 100 सीटें, तीसरे चरण में 55 की 55 सीटें, 59 हैं, 59 की 59 सीटें, और चौथे चरण तक हमारी सरकार बन जाएगी। उसके आगे किस चरण में? चौथे चरण तक हमारी सरकार बन जाएगी ब्रिजेश जी। ये कहां जाए फिर? बिल्कुल, ये विपक्ष बैठेंगे। हम तो सम्मान करते हैं विपक्ष का, हम इनकी तरह राजतंत्र में मतलब चौथे चरण में ही गवर्नमेंट बना लोगे? चौथे चरण में हमारी गवर्नमेंट बन जाएगी, विपक्ष में इनको हम एक केबिन देंगे बैठने के लिए। अच्छा, जितनी बड़ी घटनाएं मैंने अभी बताई, इन्होंने कहा कि वो एक छोटा सा टुकड़ा, मतलब एक घटना मात्र है। आप देखिए ब्रिजेश जी, हाथरस की बेटी को आधी रात जला देते हो, उसके रेपिस्टों के साथ आप खड़े हुए थे, और उसके बाद जब माननीय जयंत चौधरी उसको न्याय दिलाने आते हैं, उनकी हत्या करने की साजिश करते हो, उनके ऊपर लाठियां चलवाते हो अपनी पुलिस से। उसके बाद आप कहते हो छोटी घटना थी। आशीष मिश्रा टेनी, उसकी जमानत करवा देते हो अपनी खराब पैरवी करके वहां पे, वो छोटी घटना है। मनीष गुप्ता जो मुख्यमंत्री के गृह जनपद में जाता है, उसकी हत्या पुलिस द्वारा कर दी जाती है, छोटी घटना है। विवेक तिवारी जो ऑफिस से अपने घर जा रहा था राजधानी में, आपकी पुलिस उसको गोली मार देती है, विवेक तिवारी को, ये छोटी घटना है। आपके लिए छोटी घटना हो सकती है कोरोना काल के अंदर गंगा के अंदर बहती लाशें, छोटी घटना है। कफन चोरी की आपने, छोटी घटना है। और भ्रष्टाचार की तो आपने पराकाष्ठा कर दी कि शमशान से पहली बार घर पे लाशें गई। आपके भ्रष्टाचार के कारण पहली बार ऐसा हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर कि शमशान से लाशें घर वापस गई हैं। तो स्थिति यह है भारतीय जनता पार्टी की। खुशी दुबे 4 दिन की ब्याहता को जेल में रखोगे, आशीष मिश्रा टेनी को पैरवी ना करके उसको बेल करवाओगे, और उसके बाद आप कहोगे जनता आपको वोट देगी। आलू किसानों को खून के आंसू रुलाया, गन्ना किसानों को खून के आंसू रुलाया, गेहूं और धान को 1100 रुपए में बिकवाया, और आपको वोट मिलेगा। बहुत शुक्रिया सतीश प्रकाश जी। अभी आपके ऊपर एक इन्होंने गंभीर आरोप लगाया, संजय चौधरी ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाया और कहा कि आप लोगों के टाइम बड़ा भ्रष्टाचार था, कमीशनबाजी थी, दलाली वर्ड का भी इस्तेमाल किया था इन्होंने। सतीश प्रकाश जी। नहीं, देखिए हमारे पास में मुरादनगर एक जगह है, वहां पे नव निर्माण जो कब्रिस्तान, जो आपका शमशान घाट था, वहां पे बरसात में 6 महीने पहले ही बना हुआ पूरा का पूरा मलबा गिरा, और ठेकेदार ने यह कहा कि 30 लाख रुपए योगी जी ने मुझसे कहा और कि आपको मुझे पैसे देने की जरूरत नहीं है, आप मठ में चंदा दे दो, और अगर बीजेपी के कुकर्मों का चिट्ठा देखना है तो इनका चुनावी चंदा चेक कर लो और योगी जी के मठ का जो है इनकम चेक कर लो। ये तो भ्रष्टाचार की नीतियां हैं। एक बात मैं जरूर कहूंगा संजय जी, अगर विकास इतना ही आपके राज्य में हुआ था तो नीति आयोग की रिपोर्ट नहीं आपने पढ़ी। नीति आयोग राज्य सरकार नहीं, केंद्र सरकार जारी करता है। भारत की केंद्र सरकार ये मानती है कि उत्तर प्रदेश जो पिछड़े राज्य हैं उसमें 3रे स्थान पे है। ये आपके विकास की नीति है। एक बात मैं जरूर कहूंगा कि सिर्फ खुशी दुबे का मुद्दा नहीं है। अगर द्विवेदी होगा, चतुर्वेदी होगा, शुक्ला होगा, पांडे होगा, तिवारी होगा, 1280 ब्राह्मणों की हत्या की है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश की ब्राह्मण महासभा कहती है। ये सोचिए संजय जी। और दूसरी बात, अरे चौधरी लिखा है तो कंफ्यूज मत होना, ये खुद भी ब्राह्मण है। बात कर रहे हैं, सुनिए स्थिति है। नहीं, जो जाट नेता है वो किसानों की आवाज नहीं उठाते। एक सेकंड, नो प्लीज, नो रनिंग कमेंट्री प्लीज, नो रनिंग कमेंट्री प्लीज। दलित नेता है वो दलितों की आवाज नहीं उठाते। नो, रोहित आप बीच में मत बोलिए प्लीज। नहीं, आप मेरी बात को सवाल नहीं सुनिए। मेरे कुछ सवाल है। अगर बुंदेलखंड के अंदर चुनाव है तो बुंदेलखंड में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। उसके साथ साथ देश में कोरोना काल में जो सबसे पीड़ित वर्ग जो क्षेत्र है वो बुंदेलखंड है। तमाम माइग्रेट लेबर
तमाम लोग बिना संसाधनों के सड़कों के ऊपर पैदल चलते चलते इस क्षेत्र में जाकर के आए, और तमाम सामंतवादी सोच के लोग जिसमें बीजेपी के लीडर्स थे, उन लोगों को, उन मजदूरों को अपने घर बहुत शुक्रिया आपका सतीश जी, खेतों के अंदर 10-15 दिन बीच में रोका गया। बहुत शुक्रिया। मैं डॉक्टर उमाशंकर पांडे को आमंत्रित करता हूं। बहुत धन्यवाद। ऊपर चर्चा करना चाहते हो, थैंक यू। आलू अगर एमएसपी, अरे अब से लेके 20 तारीख तक हम तीसरे फेज की चर्चा करेंगे। बहुत मौके होंगे आप लोग के पास। उनको एक एकड़ जमीन दिया जाए, और ये जो इलाका है यहाँ पे सरकार के पास बहुत बड़ी बैरन लैंड पड़ी है। धन्यवाद डॉक्टर उमाशंकर पांडे। जिन घटनाओं का आपने उल्लेख किया, बड़ी घटनाओं का, संजय चौधरी कहते हैं कि वो तो एक कागज का एक टुकड़ा था, आपने कूड़ा घर में डाल दिया। बिल्कुल, ये यही कह सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के सजाती लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। 25,000 इनाम जिन उनके ऊपर इन्होंने रख दिया, 1 लाख का मणिलाल पाटीदार के ऊपर रख दिया, और सब स्वतंत्र रूप से अपना अपना काम कर रहे हैं। ये मुख्यमंत्री जी की मानसिकता है। दूसरी बात, अभी देखिए ब्रजेश जी, ये बिजली की बात कर रहे थे, हमने बिजली पहुंचा दिया। मान्यवर, आपके दर्शक इसको जरूर चेक करेंगे, और संजय चौधरी जी घर जाके पढ़िएगा। टेलीप्रॉम्प्टर, अब इनको स्टूडियो बुलाया करिए, ये अपने ऑफिस में बैठ के टेलीप्रॉम्प्टर पे वही रटा रटाया बोलते हैं। अरे बड़ा महंगा आता है, इतना आसान नहीं है। इनके पास है, काला धन है ना इनके पास, वो अच्छा ठीक है, अपनी बात इनके रखो पास। तो ये मैं इनको जरा फैक्ट बता दूं, 6,25,000 गांव हैं हिंदुस्तान में। 49 साल कांग्रेस की सरकार रही है, और 12,755 गांव प्रतिवर्ष विद्युतीकरण के दर से हमने बिजली पहुंचाया, और आपने 6 सालों में बाकी बचे 18,000 गांव में पहुंचाए हैं। यानी कि प्रतिवर्ष 3,000 गांव आपका औसत है, और 12,755 गांव प्रतिवर्ष हमारा औसत है। अब इस पे दोबारा डिबेट मत कर। दूसरा, केन बेतवा की ये बात कर रहे थे, 2005 में कांग्रेस पार्टी ने उसको शुरुआत किया। उत्तर प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के बीच समझौते से वो कार्यक्रम शुरू हुआ था। ये श्रेय लेने का काम बंद करिए। अच्छा, ये कुछ चीजें लाए हैं, इनको श्रेय जाना चाहिए। एक तो चिन्मयानंद लाए हैं, दूसरा कुलदीप सेंगर लाए हैं, मणिलाल पाटीदार लाए हैं, और एक थार बिल्कुल नया न्यू मॉडल खरीद के लाए थे, जिसने पूरे उत्तर प्रदेश में तबाही मचा दी। आज उत्तर प्रदेश के 100 में से 68 युवा के पास कोई काम नहीं है, वो बेरोजगार है। एमएसएमई सेक्टर को इन्होंने तबाह और बर्बाद कर दिया। महंगाई के मार ने गरीबों की थाली से दाल, आटा और तेल गायब कर दिया, और महिलाएं डर के मारे घर से निकल नहीं रही है। बेबी रानी मौर्य को कहना पड़ता है कि 5 बजे के बाद निकलती क्यों हैं आप लोग। और अगर कोई महिला रेणु सिंह जैसी हिम्मत करके नॉमिनेशन करने जाती है तो वस्त्रहरण कर देते हैं। ये इनका राम राज्य है। और एक और लाए हैं, इन्होंने कहा कि योगी जी चूंकि योगी हैं तो 17 में वो राम को लाए हैं, उसके पहले भगवान राम का अस्तित्व नहीं था। आजकल योगी जी ऐसे कार्यक्रमों में बैठेंगे और एक को लाए, वो कह रहे हैं राम को लाए हैं, राम को लाए। अरे कुछ तो शर्म करिए प्रभु। राम आदि हैं, अनादि हैं, हमारी आस्था के प्रतीक है, और आप राम को लाए हो, इतने बड़े हो गए हो। ओके केपी मलिक साहब, संजय चौधरी को कुछ ऑब्जेक्शन था, आपने जो पॉइंट रेज किए हैं, मैं चाहता हूं कि उनके ऑब्जेक्शंस पे आप जवाब दें। देखिए ब्रजेश जी, एक्चुअली संजय जी जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनकी तमाम मजबूरियां भी हैं। जैसे कि इन्होंने कहा कि बुंदेलखंड में बहुत ज़्यादा विकास हुआ है, बहुत ज़्यादा खुशहाली आ गई है। मेरी जानकारी के मुताबिक पूरे उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा इलाका बुंदेलखंड है, और भारतीय जनता पार्टी ने अगर वहाँ पे विकास कार्य किए हैं और वो खुशहाल है तो भारतीय जनता पार्टी को वहाँ से बहुत ज़्यादा जन समर्थन मिलेगा। उसके लिए मैं धन्यवाद इनको देता हूँ। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, संजय जी, अगर सरकार इतना बढ़िया विकास कार्य कर रही है, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल ब्रजेश जी यहाँ पे देना चाहूँगा कि किसानों के लड़ाई लड़ने वाले सरदार वीएम सिंह ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दी थी कि गन्ना किसानों का पेमेंट नहीं हो रहा है, अगर पेमेंट नहीं हो रहा है कानून के मुताबिक उस पर ब्याज दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने उस पर आदेश दिया है कि मिल मालिक 15 दिन के अंदर जी जो भुगतान नहीं कर रहे हैं उस पर ब्याज दिया जाए, और पिछले साल का ब्याज दिया जाए। उस पे ये सोचिए कि कोर्ट के आदेश पे जो मिल के खिलाफ हुआ है, सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई है। ये है भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार का निर्णय।
सरकार क्यों गई है? मिल मालिकों को जाना चाहिए। कानून है ये तो 65 का कि 15 दिन के अंदर आप भुगतान करेंगे, नहीं करेंगे तो ब्याज देंगे। सरकार की ऐसी कौन सी मजबूरी है कि वो मिल मालिकों को बचा रही है? उसी का नतीजा मैंने आपको बताया कि जो इनके मंत्री हैं, कद्दावर मंत्री हैं, सुरेश राणा गन्ना मंत्री, उनका ये हाल हुआ है। और ये एक नहीं हुआ है ब्रजेश जी। पर ये बता रहे हैं आपको तमाम बिजली इनके नहीं कई दिखती, सारे आपको एक्सप्रेस कॉरिडोर नहीं दिखता, आपको विकास नहीं मैं दिखता, बिजली का ही बता रहा आपको हूं। कानून व्यवस्था नहीं दिखती। मैं बिजली की ही बात कर रहा हूँ ब्रजेश जी। बिजली हरियाणा हमारे बीच में सिर्फ यमुना नदी है, वहाँ पे जितनी बिजली है उससे 5 गुना बिजली उत्तर प्रदेश में मिल रही है। ये विकास है इनका। बिजली का जवाब ही वो किसान दे रहा है। ब्रजेश जी, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है पूरे उत्तर प्रदेश में कि जो ये आवारा पशु घूम रहे हैं, इतनी अब पीछे सर्दियां गई हैं, सर्दियों में लाठी लेकर अपने खेतों में बैठते हैं। आपको पता है आलू की फसल हो, गेहूं की फसल हो, सरसों की फसल हो, सारी हरी फसलें होती हैं और पशु उनको रात को चट कर जाते हैं। घर के लोगों के पहरे के लिए जिम्मेदारी होती, 4 घंटे ये पहरा देगा, 4 घंटे वो देगा। और इसमें एक हास्यास्पद चीज ये होती है कि जो पहरा दे रहे हैं बराबर वाला किसान भी दे रहा है। अगर इन्होंने खेतों से निकाल दिया तो बराबर वाले खेत में चले गए और दोनों हो रहे हैं आपस में लट्ठम लट्ठा। ये लट्ठम लट्ठा हो रहे हैं, पशुओं ने पूरा जो है खेत चर दिया और ये सुबह थाने में बैठे हैं दोनों। अब पुलिस दोनों से पैसा लेकर फैसला कर रही, नहीं तो मुकदमा चालू शुरू। ये मिल रहा है किसान को। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नहीं दिख रहा है। अगर हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कोई नीतियों को सामने लाएं, कोई जो बुराई भारतीय जनता पार्टी की उसको सामने लाएं, जो कमी रह गई है उसको सुधारने के बजाय ये हमें धन्यवाद नहीं देंगे कि आपने इस बात को सामने लाया, सरकार इस पे विचार करेगी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमें ही उल्टा बताने लगते हैं कि 10 तारीख को हम इनके साथ बैठेंगे। हम तो बैठते ही हैं डिबेट पे। अब आपकी सरकार बनेगी, कल को अगर दूसरी कोई सरकार बनती है उसकी कमियां सामने रखेंगे। 10 साल से केंद्र की कांग्रेस की सरकार की कमियां सामने रख रहे थे तो हमें लोग भाजपा का बता रहे थे। आज भाजपा की रख रहे हैं तो हमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरएलडी का बताते हैं। ब्रजेश जी, तो आप जानते हैं तमाम आरोप हमारे ऊपर लगते रहते हैं। आपकी पिछली डिबेट में जो आपके वो अवैसी साहब के प्रवक्ता थे, उन्होंने हमारे ऊपर कितना गंभीर आरोप लगाया था, आपको याद है? हमने तो कहा था उनको आप ही टिकट दे दो। वकार साहब को कहा था ना कि भाई आप ही हमें टिकट दे दो, कुछ चेक भिजवाओ, कुछ पैसा भिजवाओ तो सही कुछ। हम तो कल से भाजपा के प्रवक्ता बनने को तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद सारगर्भित चर्चा में आप सब ने अपना अपना पार्टिसिपेशन किया, बहुत शुक्रिया। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत धन्यवाद। कृपया, कोरोना हमारे बीच मौजूद है, संक्रमण गया नहीं है, सावधानी बरतें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, सोशल और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कोशिश करें कि किसी भी राजनीतिक दलों की रैलियों में जाने से परहेज करें, क्योंकि कोरोना का संक्रमण हुआ तो भुगतना आपको ही पड़ेगा। आपके बचाव के लिए कोई नहीं आने वाला, इसलिए सावधानी बरतें और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाएं। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।